भारी बारिश के बाद नेपाल से लेकर बिहार तक हालात बेहद खराब है। किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। नेपाल में कितने बदतर हालात हो गए ये आपको सबसे पहले बताते हैं। नेपाल में बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में बाढ़ से 170 लोगों की मौत की खबर है। 322 घरों को नुकसान पहुंचा है। 16 पुल टूट गए हैं। मकवानपुर में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत की खबर आ रही है। लैंडस्लाइड से 12 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। यह हालात इस वक्त नेपाल के हैं। तो नेपाल में बारिश के कारण लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। यह देखिए आप, काठमांडू में ताश के पत्ते की तरह ढह गई कई इमारतें। काठमांडू की नेपाल की राजधानी की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर यह पूरा जो रिहायशी इलाका है जो कि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, ये लैंडस्लाइड की जद में आ गया और कई जो मकान और घर आपको पहाड़ में नजर आ रहे हैं वो किस तरह से लैंडस्लाइड की जद में आकर तबाह हो गए, भारी नुकसान पहुंचा है। और ये तो एक जगह की तस्वीर है, कमोबेश पूरे नेपाल में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो नेपाल में बाढ़ और बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में बह गया लोहे का भारी भरकम पुल। ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रक्सौल नेपाल की तस्वीर है जहां पर लोहे का पुल बह गया। इस कदर भयावह हालात है बाढ़ और बारिश को लेकर नेपाल में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हालात बयां कर रही है कि इस वक्त नेपाल पर किस तरह से त्रासदी आई हुई है। नेपाल में बाढ़ और बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में लोहे का पुल बह गया। इसके अलावा आप देखिए एक और रक्सौल की तस्वीर है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से दर्जन भर से ज्यादा मार्ग बंद है। सरकार की ओर से राहत और बचाव का कार्य जारी है। और ये देखिए पहाड़ों से मलबा बहता हुआ नीचे बह रहा है और जो गाड़ी है वो इसमें फंसी हुई है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक की खबर यह है कि 170 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये देखिए किस तरह से काठमांडू में ये जो पुल है वो बह गया तेज सैलाब में। ये पुल बह गया और इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल के ऐसे बहुत इलाके हैं जिनका संपर्क इस वक्त टूट चुका है। और ये देखिए काठमांडू की तस्वीर आपको दिखा रहे राजधानी की, जहां पर यह पुल जो बना हुआ था वो इस बाढ़ के तेज बहाव में, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये जो सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है, ये जो मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है, इसमें ये पुल धराशायी हो गया और पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 170 लोगों की मौत हो गई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धादिंग की तस्वीर है। यह आप देखिए नेपाल में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। धादिंग में जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो लापता है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। यह तस्वीर इस वक्त नेपाल के धादिंग की इस वक्त आपके सामने। तो नेपाल पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। क्या हो रहा है और किस कदर वहां पर तबाही नजर आ रही है आपको बताते हैं पूरी जानकारी। 45 साल में सबसे विनाशकारी बाढ़ है जो कि इस वक्त नेपाल में आई हुई है। बाढ़ से अभी तक 170 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके अलावा जानकारी है कि अकेले काठमांडू की बात करें तो काठमांडू में अभी तक 43 लोगों की मौत की खबर है। मकवानपुर में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत की जानकारी है। बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 55 लोग अभी भी लापता हैं, यानी कि यह कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। 322 मकान गिर गए हैं। 16 पुल टूट गए हैं जो बह गए हैं सैलाब में। राहत बचाव में 20,000 सुरक्षा कर्मी इस वक्त झोंक दिए गए। ये खौफनाक मंजर नेपाल में आई बाढ़ की कहानी बयां कर रहा है। भारी भरकम लोहे का बना पुल ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुपाल चौक से आया है, जहां पानी की तेज रफ्तार में भारी भरकम बैली ब्रिज बह गया, जबकि चारों तरफ सैलाब की नदी बहती नजर आ रही है। अब देखिए
2 मंजिला ये मकान इस पानी में सिर्फ 6 सेकंड के अंदर समा गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुली से आया है। यहाँ पानी ने इतना तेज कटान किया कि ये विशालकाय घर नदी में समा गया। ये वीडियो नेपाल में काठमांडू मार्ग पर नारायण घाट इलाके से आया है। यहाँ अचानक पहाड़ से पानी की तेज धार नीचे की तरफ आई और ये गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। नेपाल में पहले बारिश ने कहर मचाया, फिर जगह जगह लैंडस्लाइड से जमीन थर्राई, फिर घरों और पुलों के ढहने का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल में भीषण बारिश के बाद हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन नेपाल से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अब नेपाल से आए इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के ऊपर हलचल हुई, इसके बाद जमीन ने दरकना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे जमीन का बड़ा हिस्सा रेंगते हुए नीचे आने लगा। इसके बाद चारों तरफ शोर मच गया। मलबे के बड़े हिस्से ने नीचे बने घरों को अपने आगोश में ले लिया। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि ये नेपाल का एक बड़ा शहर है। ऐसा लग रहा है मानो शहर के बीचों बीच बड़ी नदी बह रही हो। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नेपाल में काठमांडू शहर के अंदर की तस्वीर है। यहाँ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और तो और काठमांडू शहर के अंदर तक नाव चल रही है। अब ये देखिए, ये नेपाल का कोसी बैराज है। यहाँ बने पुल पर पानी की तेज रफ्तार के बीच हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागते नजर आए। पानी के रौद्र रूप का डर इन लोगों में साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि कोसी बैराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे बाढ़ के और भी प्रलयकारी रूप लेने का खतरा बढ़ गया है। सच्चाई ये है कि नेपाल इन दिनों करहा रहा है। नेपाल तड़प रहा है क्योंकि नेपाल में जल संहार हो रहा है। साल 2008 के बाद नेपाल सबसे खौफनाक बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घरों का सोफा, अलमारी, सब कुछ पानी के साथ बह गया। तेज रफ्तार पानी के साथ घर में मौजूद कई लोग भी बह गए, जिनकी तलाश तेज हो गई। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 135 लोगों की मौत। नेपाल में अब तक 1200 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नेपाल में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। नेपाल में कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। 1968 के बाद से नेपाल से सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और वहीं नेपाल के साथ साथ बिहार में भी हालात काफी ज्यादा गंभीर है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सुपौल, सहरसा में बाढ़ से हालात काफी खराब। कोसी में छोड़ा गया है 6 लाख क्यूसेक पानी। गंडक, बागमती नदी भी उफान पर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार के उन जिलों की तस्वीर जहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। तो बिहार में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक एक करके दिखा रहे। सुपौल, सहरसा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरह से हालात काफी ज्यादा खराब है। कोसी से 6 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, इसके बाद हालात और ज्यादा गंभीर बनते हुए यहां पर नजर आ रहे। इधर बिहार से बेहाल किस तरह से
बिहार इस वक्त नजर आ रहा है बाढ़ से इस वक्त जो हालात है वो काफी खराब है। देश का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। 76% आबादी को हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। 20 जिलों में बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा बिहार के अंदर। 70 लाख हेक्टेयर से अधिक का इलाका प्रभावित। हर साल हजारों करोड़ रुपए का बिहार में नुकसान झेलना पड़ता है। 5 से 6 महीने तक हजारों लोग विस्थापित रहते हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसे हाल बिहार में बने हुए। और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार की उन नदियों की तस्वीरें जो इस वक्त रौद्र रूप धारण की हुई हैं। बिहार में उफान पर है नदियां। कोसी का रौद्र रूप आपको नजर आ रहा है। उफान पर है गंगा और इसके अलावा गंडक में भी रिकॉर्ड जल स्तर है। और इसके बाद कई जो जिले हैं बिहार के वो बाढ़ की चपेट में आ गए। ये 3 तस्वीरें आप जरा देखें। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आएंगे, बाढ़ की चपेट में नजर आएंगे। तो सीमांचल में जल तांडव। कोसी ने तोड़ा 56 साल का रिकॉर्ड। 1968 के बाद सबसे ज्यादा पानी कल 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल में लगातार बारिश के बाद यह जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है बचाव के लिए। तो ये हालात इस वक्त बिहार के हैं। तस्वीरें आपको और दिखाते हैं बिहार के सुपौल जिले की तस्वीरें दिखाते हैं आपके सामने। ये देखिए जहां पर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का संकट है और यह संकट और गहरा गया है। गंडक और कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी भरा हुआ है। कोसी बराज पर 56 साल के बाद सबसे अधिक पानी दर्ज हुआ है। 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है कोसी बराज से। और अब सुपौल के बाद सहरसा की तस्वीर आपके सामने है। सहरसा जिले में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है। सहरसा जिला प्रशासन ने कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर से संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया गया है। सहरसा की आप तस्वीरें देखिए। और अगली तस्वीर अब आपके सामने मधुबनी की है। मधुबनी की 6 पंचायत में करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। पानी में डूबे नजर आ रहे हैं कई इलाके। तो ये मधुबनी के भी हालात कमोबेश वैसे ही है जिस तरह से सुपौल और सहरसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब मुजफ्फरपुर जिले की तस्वीर है जहां पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालातों को देखते हुए तटबंधों की विशेष निगरानी लगातार हो रही है। खासकर कटाव संभावित क्षेत्रों में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बागमती नदी यहां पर उफान पर है। ये देखिए मुजफ्फरपुर में जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार जो तटबंध है उनकी निगरानी की जा रही है। वो इलाके जो कि कटाव से प्रभावित रहते हैं वहां पर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। तो बिहार में बाढ़ से प्रभावित आखिर कौन कौन से जिले हैं ये इस वक्त आपके सामने। इस वक्त अररिया, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीवान, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सारण ये वो जिले हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर बढ़ गए हैं। इससे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बाढ़ के कारण प्रशासन ने कल से लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग को बंद करने का फैसला किया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं अंबाला का जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया। हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं,
मैं जानती हूँ कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में, और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं, इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की लहर है, हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि अंबाला में चुनावी सभा को संबोधित करी थी। किसानों को लेकर और तमाम जो वादे हैं उनको लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी नेता संगीत सोम के सरकारी अफसर को धमकाने के मामले को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अफसर ऊंची आवाज से नहीं चलता है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। सरकारी अफसर को धमकाने पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्या बीजेपी नेताओं को उद्दंडता का विशेषाधिकार है? यह अखिलेश यादव की तरफ से पूछा गया। बीजेपी नेता संगीत सोम पर धमकाने का आरोप है और इसको लेकर कथित एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो संगीत सोम के जिस कथित धमकी वाले ऑडियो के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, आपको सुनवाते हैं उसमें क्या बात हुई है। मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो संगीत सोम ने अधिकारी को धमकाने की बात भी कबूली है। यह आपको बड़ी खबर बताए। हां मैंने ही
अधिकारी को धमकाया है, यह संगीत सोम की तरफ से कहा गया। अभी कम धमकाया, आगे जूतों से पिटवाऊंगा, यहां तक संगीत सोम बोल रहे हैं। मुरादाबाद में एक सभा के दौरान यह बयान दिया। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। बात करते साहब। और अब बात करते हैं यूपी के महाराजगंज की, जहां पर एक बैठक में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। बड़ी खबर आप देखिए महाराजगंज से, जहां पर जिला पंचायत की बैठक चल रही थी, यहां पर बवाल हो गया। बैठक में भिड़ गए बीजेपी के 2 विधायक। बजट आवंटन में भेदभाव का आरोप लगा। कांग्रेस विधायक ने इस बीच यहां पर बीच बचाव किया है। तो देखिए महाराजगंज की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिला पंचायत की बैठक चल रही थी और कैसी बीजेपी के 2 विधायक ही आपस में भिड़ गए हैं। बजट आवंटन में भेदभाव का आरोप लगा और बीच बचाव किया है कांग्रेस विधायक ने। महाराजगंज हंगामे पर अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आया। बीते चुनाव में हार की हताशा है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। आने वाले चुनावों में पराजय की निराशा है, अखिलेश यादव की तरफ से देखिए पोस्ट किया गया एक्स पर। बीजेपी जनाधार खो चुकी है, बीजेपी अपना आपा भी खो रही है। तो महाराजगंज में जो हुआ, जिस तरह से बीजेपी के 2 विधायक भिड़ गए, इसको लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख की तरफ से यह हमला बोला गया। और चलिए सीधा रुख करते एक बार फिर से अंबाला का, जहां पर अब राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुडा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की, और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाए। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात है। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए
अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे, ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पनामा। पूरी दुनिया में चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे। जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर ने कहा भैया इसको वीडियो को आप मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं, एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आकर मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद देश में हो रहे प्रदर्शन के। लखनऊ में हसन नसरल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में शिया बहुल इलाके की दुकानें बंद हैं, अगले 3 दिन दुकान बंद करने का ऐलान किया गया। कुछ इससे ऐसी तस्वीरें इससे पहले कश्मीर से निकलकर भी सामने आई थी और अब यूपी की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद प्रोटेस्ट हो रहा है। लखनऊ में नसरल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में शिया बहुल इलाके की दुकानें तक बंद रखी गई हैं, अगले 3 दिन तक दुकानों को बंद करने का ऐलान भी किया गया। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीर है और कमोबेश वैसी तस्वीरें जिस तरह से इससे पहले श्रीनगर में भी तस्वीरें निकल कर आई थी, जहां पर हसन नसरल्लाह की तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट किया गया। और यहां पर भी आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लेकर हसन नसरल्लाह के पोस्टर थामकर यह प्रदर्शन किया गया।
और साथ ही साथ दुकानों को भी बंद किया गया है। इजराइल के हमले में जिस तरह से नसरुल्लाह की मौत हुई है, इसके बाद ये प्रदर्शन की तस्वीर लखनऊ से संवाददाता विपिन चौबे की। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जाने के बाद अब पूरी दुनिया में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है और तमाम वो लोग जो शिया धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हुसैनाबाद इलाके में मौजूद हैं। बीती रात नसरुल्लाह की मौत पर यहाँ पर भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया और इसको लेकर अमेरिका को भी खरी खोटी सुनाई गई। तमाम लोग शोक मना रहे हैं और अपने अपने तरीके से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत पर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम जहां जिस इलाके में खड़े हैं ये शिया बाहुल्य इलाका है और आप ये पूरी मार्केट देखिए, ये पूरी शियाओं की मार्केट है और विरोध स्वरूप, शोक स्वरूप ये पूरी मार्केट इस वक्त बंद करके रखा गया है। जितनी दुकानें आप दाहिने से लेकर बाएं तक देखेंगे, सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें मौजूद हैं ये दोनों दुकानें बंद हैं और ये बताया गया हमें कि जो शिया धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को शहीद मानते हैं और उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए इन तमाम दुकानों को बंद रखा गया। इनके बोर्ड्स हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये कुछ बिरयानी की दुकान है, कुछ ईरानी चाय की दुकान है। सिर्फ दवाई की दुकानों को छोड़ दिया जाए तो सारी दुकानों को बंद रखा गया है। ये हुसैनाबाद का वो गेट है जो यहाँ की पहचान है और इसके दूसरी तरफ भी आप देखेंगे जो दुकानें आपको नजर आएंगी वो तमाम दुकानें, एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक ये तमाम दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। कल से ही शोक व्यक्त किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने अपने तरीके से अपने धर्म के इस बड़े चेहरे को याद करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम दुकानों के जरिए यहाँ पर जो ताले बंद है उससे साफ जाहिर है कि लोग यहाँ पर आहत हैं इस बात से और कुछ लोग हैं उनसे एक बार बात भी कर लेते हैं कि ये शोक क्यों व्यक्त कर रहे हैं। भैया, आपकी दुकान बस खुली है, बाकी दुकानें बंद है, क्या वजह है, क्यों ये दुकानें बंद है? ये मेडिकल स्टोर है। हाँ। एज ए इमरजेंसी के लिए इसको ओपन किया गया। जैसे क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, वो यहाँ पे खुला हुआ, बाकी सब सारी दुकानें सारी दुकानों को क्यों बंद रखा गया है? ये एज पीस के लिए और दूसरा शोक मनाने के लिए। अच्छा, किसका शोक मना रहे हैं आप लोग? ये हमारे सिया हजरात के लीडर हैं, उनकी डेथ हुई है, उसके शहादत के लिए। तो वो तो मारे गए हैं वहाँ लेबनान में, आप लोग शोक यहाँ क्यों मना रहे हैं? उनको हम अपना लीडर मानते हैं इसलिए। अच्छा जी। तो क्या कहा गया, ये इसकी अपील, इसका ऐलान किसने किया है? ये सिया कम्युनिटी की तरफ से ये ऐलान हुआ है और सिया हजरात अब एज अ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड वाइज ये जो मानते हैं उनको लीडर, वो अपने हिसाब से शोक मना रहे हैं। अच्छा, जिसको लीडर मानते हैं उनका नाम बताएंगे, किसकी मौत हुई है? हसन नसरुल्लाह साहब की शहीद। तो उनको तो कुछ देश आतंकवादी मानते हैं, आतंकवादी संगठन मानते हैं उनके। जो मानता है वो मानता है, हम नहीं मानते हैं। आप लोग उन्हें, नसरुल्लाह साहब को क्या मानते हैं? अपना लीडर मानते थे। अच्छा। जी। और इस बात को लेकर आप लोग गमजदा हैं? जी बिल्कुल। और कितने दिनों का शोक है और क्या 3 दिन तक दुकान बंद? 3 दिन तक। और तीनों दिन तक दुकान बंद? 3 दिन तक बंद रहेगी। जी। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि बडगाम और श्रीनगर से भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जहां पर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद रैली निकाली गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ आप देखिए श्रीनगर, बडगाम और साथ ही साथ लखनऊ की तस्वीर जहां पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन और आप देखिए दुकानें भी बंद कर दी गई लखनऊ में और विरोध किया जा रहा है। जो इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई इसका विरोध भी किया जा रहा है। और वहीं नसरुल्लाह के लिए मार्च पर गिरिराज सिंह भड़क गए। नसरुल्लाह कोई गांधी नहीं था, यह केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया। तो गिरिराज सिंह, जिस तरह से श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक की तस्वीरें आ रही है और विरोध किया जा रहा है, हसन नसरुल्लाह की मौत का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, इस पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप। हिजबुल्लाह के समर्थन में अगर पीडीपी और एनसीपी, इस पर राहुल गांधी को पहले जवाब देना चाहिए कि पीडीपी मुफ्ती पर तो वो उसके साथ नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ तो कांग्रेस है। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह के लिए इतना इलेक्शन रुकवाना क्या? हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए?
ये तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो फैनेटिक होगा, उसके लिए ये काम करते हैं। तो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया। अब पूरी दुनिया एक ही बात पूछ रही है कि हिजबुल्लाह का क्या होगा। क्या नसरल्लाह का वारिस इस चरमपंथी संगठन को नया मुकाम दे पाएगा, या फिर हिजबुल्लाह अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? आइए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह की मौत पर लेबनानी समर्थकों में मातम का मंजर है तो इसराइल में जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि नसरल्लाह का वारिस कौन बनेगा। तो ये ओहदा हाशिम साफिद्दीन को मिलने की खबर है। लेबनान या यूं कहें कि मध्य पूर्व के ताकतवर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना का बायोडेटा आपको दिखाएं, उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नसरल्लाह के अंत के साथ ही हिजबुल्लाह का अस्तित्व भी मलबे में मिल गया, या फिर नया प्रमुख मिसाइलों से लैस इस मिलिशिया को नई मंजिल तक ले जाने में कामयाब होगा। फिलहाल ये तो नसरल्लाह के उत्तराधिकारी की किस्मत और इजराइल की मंशा से ही पता चल पाएगा। ऐसे में अभी हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को दो कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहली, क्या साफिद्दीन में नसरुल्लाह जैसी काबिलियत है, और दूसरी, क्या साफिद्दीन इजराइल से टकराने की कुव्वत दिखा पाएगा। इन सवालों के जवाब तो आगे मिलेंगे। अभी जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के बारे में पता चला है उसे देखिए। तो साफिद्दीन नसरुल्लाह का रिश्ते में भाई। फिलहाल वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों और जिहाद काउंसिल के काम देखता था। 2017 में ही साफिद्दीन को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ ये ईरान का भी करीबी है, जिसकी मदद के बूते हिजबुल्लाह का वजूद है, जिसके हथियारों से इस चरमपंथी संगठन की ताकत है। इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में जुटा है, ऐसे में साफिद्दीन की जिंदगी कितने दिनों की है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने इस संगठन की जड़ें पूरी तरह से कुरेद दी हैं। क्या हसन नसरुल्लाह वाकई इतना खूंखार था कि वो दुनिया के लिए खतरा था, या सिर्फ वो इजराइल के वजूद के लिए ही खतरा था? इसे समझने के लिए आपको नसरुल्लाह के अतीत से वर्तमान तक का सफर देखना होगा। नसरुल्लाह का जन्म 1960 में एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे। वो अपने माता पिता की 9 औलादों में सबसे बड़ा था। नसरुल्लाह की पैदाइश के कुछ ही समय बाद लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया। महज 15 साल की उम्र में वो लेबनानी शिया संगठन अमल मूवमेंट में शामिल हो गया। इस दौरान उसने मजहबी तालीम भी शुरू की। उसके उस्तादों ने आगे की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ जाने की सलाह दी। इसके बाद नसरुल्लाह नजफ चला गया और 3 साल तक वहीं रहा। लेकिन 1978 में सद्दाम हुसैन के शिया विरोधी मुहिम में उसे इराक से बाहर कर दिया गया। नसरुल्लाह को मजबूरन लेबनान लौटना पड़ा। इराक में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात अब्बास मूसवी नाम के एक और आलिम से भी हुई, जो कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में गिने जाते थे। मूसा सदर वो शख्स थे जिन्होंने लेबनान में अमल मूवमेंट की नींव रखी थी। अब्बास मूसवी और हसन नसरुल्लाह दोनों ईरान की इस्लामिक क्रांति से बेहद प्रभावित थे। इस बीच 1979 में ईरान में बड़ा बदलाव हुआ। शाही हुकूमत का अंत हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी की सरपरस्ती में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। मूसवी और नसरुल्लाह लेबनान लौटकर स्थानीय गृह युद्ध में शामिल हो गए। वो साल 1982 था जब इजराइल ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमले के जवाब में लेबनान पर हमला कर दिया, और उसी साल हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1989 से 1991 तक सुबही अल तुफाइली हिजबुल्लाह के पहले महासचिव रहे। उनके बाद अब्बास मूसवी को यह ओहदा मिला। लेकिन एक साल बाद ही यानी 1992 में इजराइल के हेलीकॉप्टर अटैक में मूसवी की मौत हो गई। इसके बाद 32 साल की उम्र में नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। फिर तो ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह दोनों की ताकत बढ़ती चली गई। हुआ ये कि ये संगठन मिलिशिया से सियासी पार्टी तक बन गई और हिजबुल्लाह के चुने हुए नेता लेबनान सरकार में मंत्री तक बन गए। मध्य पूर्व के इस देश में हिजबुल्लाह की समांतर हुकूमत कायम हो गई। इस बीच 1997 में इजरायली सैनिकों से लड़ाई में नसरुल्लाह के बड़े बेटे हादी की भी मौत हो गई। साल 2000 में करीब 2 दशक बाद जब इजरायली सेना ने लेबनान छोड़ा तो इसका क्रेडिट नसरुल्लाह को गया। 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। एक सैनिक को मार दिया और 2 को बंधक बना लिया।
इसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया और ये युद्ध करीब 34 दिन तक जारी रहा। इस दौरान करीब 1200 लेबनानी मारे गए, लेकिन नसरल्ला ने इसे हिजबुल्लाह की जीत करार दिया। तब लेबनान से जंग में इजराइल के पीछे हटने पर नसरल्ला ने यहूदी देश की तुलना मकड़ी के जाल से की थी।